अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि पिछले हफ्ते आप सब ने अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीएमए ट्यूटर मार्क असाइनमेंट जो थे आपके, वो आप लोगों ने कर लिया होगा। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज का जो टीएमए है उसके बारे में कि आप आंसर्स कैसे लिखोगे। बाकी के असातिज़ा ने आप लोगों को बता दिया होगा कि ट्यूटर मार्क असाइनमेंट लिखने का प्रॉपर तरीका क्या है, किस तरह के शीट्स लेने हैं, फ्रंट पेज किस तरह से बनाइएगा, इन सब चीजों का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। तो बिना वक्त को गवाए चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस स्टडीज का टीएमए कैसे बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले यह है कि आप लोगों को A4 साइज शीट लेना है, फ्रंट पेज बनाना है, या फिर फ्रंट पेज आपका जो NIOS का गिवन है उसको प्रिंट आउट करा के आप उसमें सीधे अपने नाम को, रोल नंबर को, कौन से स्टडी सेंटर से आप कर रहे हो, ये सब कुछ, आपका कोड क्या है सब्जेक्ट का, और फिर लैंग्वेज क्या है, किस लैंग्वेज में आप अपना असाइनमेंट लिख रहे हो, ये सब कुछ मेंशन करना है। उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना स्टार्ट करोगे। हर क्वेश्चंस में दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक का ही आंसर आपको लिखना है। मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे 20, है ना, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि यही 20 मार्क्स और बाकी के पेपर के 80 मार्क्स जो है आपके परसेंटेज को बनाने का काम करेंगे। जितनी अच्छे से, जितनी खूबसूरती से, जितने तरीके से अगर आपने अपना असाइनमेंट बनाया है उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो बाकी सभी सब्जेक्ट्स में भी मार्क्स तो आपके 20 ही होंगे ना। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट जो दिया हुआ है यहाँ पे नोट, जिसको आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या है कि 6 क्वेश्चंस हैं और सभी का आंसर देना जरूरी है। हर सवाल का नंबर उसके सामने दिया गया है। अगर आप लिखते हो क्वेश्चन नंबर 1 तो और उसका ए आंसर, तो जवाब में भी क्वेश्चन नंबर 1 का ए ही लिखिएगा। ये क्लियर कर देता है कि आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट को कर रहे हो। और फिर यहाँ पे ये दिया है जो मैंने पहले बताया कि पहले सफे पे जो फ्रंट पेज बनेगा, आपका जो कवर पेज बनेगा, उसमें ये सारी चीज, अपना नाम, अपना रोल नंबर, कौन सी स्टडी से आप, कौन सा सेंटर है आपका वो लिखना है, कौन सा सब्जेक्ट है, इन सबको मेंशन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें 2 ऑप्शंस हैं, ए और बी। लिखना किसी एक को है, चाहे कोई ए लिखे चाहे कोई बी लिखे। अब लिखने का तरीका क्या है वो आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका आ रहा है चैप्टर 5 से, है ना, चैप्टर 5 से है। पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई नकलो हमल, चैप्टर 5 ही डील करता है ट्रांसपोर्टेशन से, नकलो हमल से। अगर आप चैप्टर 5 निकालोगे और उसका पेज नंबर 84, 85, 86, 87 आपके पास बुक है तो आप देख सकते हो, उसमें ये सारी चीजें मेंशन है। क्वेश्चन क्या है कि भाई आप जहां रहते हो अपने आसपास में किस तरह के नकलो हमल को देखते हो और उनके कोई 2 फायदे और 2 हुदूद यानी लिमिटेशंस को लिखना है। इसी का अगर एक आप आंसर करते हो, इसी में एक और क्वेश्चन है कि मोहतरमा राधा कोई है जो एक बिजनेस वुमेन है, वो एक मशीनरी का कारोबार चला रही है और फिर वो चाहती हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना कि भाई पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की जितनी भी रियासतें हैं उन सब में उनका कारोबार फैल जाए, तो वो किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करेंगी। तो इन आंसर्स को लिखने के लिए सबसे पहली चीज जो होगी वो आप क्या लिखिएगा कि भाई आखिर नकलो हमल है क्या। तो इसके लिए आप निकालिए पेज नंबर 84, ठीक है, उसमें डिफिनेशन लिखा हुआ है, या फिर आप अपनी तरफ से डिफिनेशन लिख सकते हो कि नकलो हमल क्या है। तो नकलो हमल क्या है कि किसी भी इंसान को या किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जिस भी जराए का यूज किया जाता है, जिस भी मीडियम का यूज किया जाता है, वो नकलो हमल कहलाता है। और नकलो हमल के जराए 3 हैं। कौन कौन? लैंड ट्रांसपोर्ट, जमीनी जराए, वाटर ट्रांसपोर्ट, आबी जराए, और एयर ट्रांसपोर्ट, हवाई जराए। ये 3 आपने लिख दिया। अब उसके बाद आपको क्या कह रहा है, आपके आसपास। भाई आपके आसपास अगर ये तीनों जराए हैं तो इनमें से आप किसी को भी लिख सकते हो, या फिर चाहे आप किसी देही इलाके में रहते हो चाहे शहरी इलाके में रहते हो, कहीं पर भी आप रहते हो वहां पे आसपास सड़क तो जरूर होगी। सड़क में कौन सा आएगा? लैंड ट्रांसपोर्ट, है ना, जमीनी जराए है ये। या फिर रेलवेज,
है ना, ये भी जमीनी जराए हैं। तो इनमें से आप किसी एक को लिख लीजिए और फिर उसके फायदे और उसके लिमिटेशंस सारी चीजें मेंशन है पेज नंबर 85 86 में, है ना, कि उसके फायदे क्या है। अगर आप जमीनी जराए का इस्तेमाल कर रहे हो तो कौन सा जराए आप यूज कर रहे हो, जैसे आपने यूज किया बस, ठीक है, या कार या ऑटो, तो इसको इस्तेमाल करने का फायदा क्या है भाई। अगर हम ऑटो लेते हैं तो हम नजदीक की जगहों में आसानी से पहुंच जाते हैं, ये इसका फायदा है। चीप है, ये सस्ता है। ये अगर ऑटो की जगह मैं कार यूज करूंगी तो वो ज्यादा महंगा हो सकता है नजदीक की जगह के लिए। और फिर यही इसका एक लिमिटेशन हो गया, एक फायदा हो गया। तो ये चीज आपको लिख दिए। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, जिसने 1 का ए किया उसके लिए ये आंसर। 1 का बी जो करना चाहता है, ए नहीं करना चाहता, तो वो क्या है कि राधा नाम की एक लेडी है जो कि एक मशीनरी का कारोबार चला रही है और वो इंटरकनेक्ट करना चाहती है अपने बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में या फैलाना चाहती हैं। तो वो कौन सा मीडिया यूज करेंगी, कौन सा मीडियम यूज करेंगी, जराए का कौन सा टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट वो यूज करेंगी। तो अगर हम देखते हैं तो सबसे चीपेस्ट जो जराए है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लेकिन आबी जराए का इस्तेमाल हम उस जगह पे कर सकते हैं जहां आसपास हर एरिया जो है वो पानी से अटैच्ड हो। तो हमारे देश में ये चीज मुमकिन नहीं है। तो अगर हम वाटर ट्रांसपोर्ट को फिर हटा देते हैं तो फिर हमारे पास बचता है क्या, रेल, है ना। रेल जो है एक ऐसी चीज है जो पूरे हिंदुस्तान को कनेक्ट की हुई है। चाहे आप किसी भी इलाके में होते हैं, किसी भी रिमोट एरिया या देही एरिया में भी पहुंच जाते हैं तो उस एरिया में भी आपको रेलवेज मिलेंगे, रेलवे के ट्रैक्स मिलेंगे। तो राधा जो है वो कौन सा मीडियम यूज करेगी, और चूंकि उसका सामान कैसा है, भारी है, मशीनरी है, अगर वो ट्रेन से सामान को भेजती है ताकि वो हर स्टेट में अपना सामान भेज सके, हर स्टेट में अपनी मशीन को भेज सके, तो उसको ये आसानी हो जाएगी कि उसका सामान महफूज पहुंचेगा ना। क्योंकि रेल में जो है वो ढकी हुई चीजें पहुंचेंगी, उसमें किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं होगा हवा और पानी से, तो मशीन सेफ मोड में हर स्टेट में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आप इन दोनों में से किसी एक का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से भी किसी एक का ही आंसर लिखना है आपको, किसी एक का ही आंसर आपको लिखना है। और इसको देखने के लिए क्या देखना है, इसके लिए आपको चैप्टर 6 देखना है, गोदामकारी वेयर हाउसिंग जो है। इसमें क्वेश्चन क्या है, पहला, गोदामकारी या वेयर हाउसिंग तिजारत के लिए एक अहम मुआवन में से एक है, इस बयान की वजाहत कीजिए। तो भाई वेयर हाउसिंग के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है, क्योंकि हम लोग जब भी कोई बात करते हैं बिजनेस की तो उसमें से ये एक अछूता वर्ड नहीं है। तो हम सभी जानते हैं वेयर हाउसिंग क्या है, गोदामकारी क्या है। जखीरा अंदोजी करने के लिए गोदामकारी की जरूरत पड़ती है। गोदाम क्या होता है, जहां पे हम लोग सामान को जो एक्सेस प्रोडक्शन हो जाता है या फिर कहीं प्रोडक्शन होने के बाद उस सामान को रखने के लिए जो जगह होती है, ताकि वहां से फिर वो जहां जहां डिस्ट्रीब्यूशन करना है वहां वहां भेजा जा सके, तो उसके लिए गोदाम को बनाया जाता है। वहां पे सामान को महफूज रखा जाता है कि सामान में किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, चाहे वो एक अनाज हो, चाहे वो एक बड़ी मशीनरी हो, ठीक है। हर चीज के लिए अलग अलग तरह का गोदाम बनाया जाता है। तो भाई तिजारत के लिए एक अहम है, मुआविन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सामान को स्टोर करते हैं, जमा करते हैं, जखीरा अंदोजी करते हैं, और जब जहां जरूरत पड़ती है हम उस सामान को वहां पर भेजते हैं या फिर मंगवाया जाता है गोदाम से। तो इसकी वजाहत कर देना है। और अगर गोदामकारी क्या है, सबसे पहले तो आपको ये लिखना है और फिर उसकी अहमियत क्या है आप इसके बारे में लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप अलग अलग रियासत में रहने वाले अपने दादा दादी को रकम मुंतकिल करना चाहते हैं, तो उनके पास कौन कौन से मुख्तलिफ तरीके दस्तयाब हैं। कि भाई आपको अपने दादा दादी, अब आप जॉब कर रहे हो, पैसे अर्न कर रहे हो, आप चाहते हो कि अपने बड़े बुजुर्गों को अपने पैसे भेजो ताकि उनकी दुआएं आपको मिले और आप और ज्यादा तरक्की करो, तो आप कैसे उनको
अपने पैसे भेजोगे? फोन पे और गूगल पे और पेटीएम के थ्रू। और भी कुछ तरीका है? कोई आपके दोस्त अहबाब आपके आसपास से आ रहे हो तो मम्मी उनको भी पैसे दे देती है ना कि मेरी बेटी को दे देना, ये भी एक तरीका है भेजने का। चलिए, बहुत अच्छी कोशिश रही आपकी कि आप लोग भाई अवेयर हो अभी लेटेस्ट डिवाइसेस से ना। स्मार्ट क्लास में आप क्लास करते हो तो आपको तो स्मार्टनेस आएगी ही। तो भाई कैसे कैसे भेज सकते हैं? या तो आपके दादा दादी का अगर अकाउंट है तो आप सीधे अकाउंट में पैसे भेज सकते हो बैंक के थ्रू, या फिर अगर उनके पास अकाउंट है वो बैंक नहीं जा सकते, या फिर हमसे क्या पूछा, तरीके पूछा है कि कौन कौन से तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दादा दादी को पैसे भेजने के लिए। तो पहले तो भाई बैंक से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा क्या है जो आप लोगों ने बताया कि जितने भी एप्स हैं उनके थ्रू हम पैसे भेज सकते हैं, है ना। चाहे गूगल पे हुआ, पेटीएम हुआ, है ना, फोन पे हुआ, इन सब के थ्रू हम पैसे भेज सकते हैं। या फिर हम मनी ऑर्डर भी कर सकते हैं, डाकघर जाएं और जाकर मनी ऑर्डर के थ्रू पैसे भेज सकते हैं। जिसकी भी फैसिलिटी हो, इन सब में से किसी भी फैसिलिटी का हम इस्तेमाल करते हुए अपने दूर दराज बैठे अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी को पैसे भेज सकते हैं। ठीक है, ये था इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से भी किसी एक का ही जवाब लिखना है आपको। क्या कह रहा है? जैसा कि बहस की गई है कि मुख्तलिफ जराए से डाक ले जाने के अलावा डाकघर कारोबारी फर्मों को कुछ मखसूस खिदमात भी फराहम करता है, इनमें से किन्हीं दो के नाम बताइए और उनकी वजाहत कीजिए। तो चैप्टर 8 जो है, चैप्टर 8 में इसका आपको आंसर मिलेगा और वो आंसर, वो चैप्टर का नाम ही है क्या, डाक सर्विस, है ना। इस चैप्टर का नाम ही है ना नाम चैप्टर 8 का, डाक और कुरियर खिदमात। तो भाई क्या क्या काम कर सकता है, यहाँ पे बता दिया गया कि भाई बहुत सारे काम करता है ये डाक, लेकिन कारोबारी फर्मों को कुछ मखसूस खिदमत भी देता है। वो कौन कौन सी खिदमत है जो डाकघर देता है? तो क्या क्या देता है भाई? मनी ऑर्डर सर्विस भी देता है, जैसा कि अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन कर रहे थे कि अपने दादा दादी को पैसे भेजना है तो एक जरिया हम मनी ऑर्डर के थ्रू भी पैसे भेज सकते हैं। तो सबसे पहले आप डाकघर के बारे में बताइएगा कि वो क्या है, और फिर उसके सर्विसेज को कुछ लिख दीजिएगा, और उसके बाद आप लिखिएगा कि भाई वो कौन कौन सी सर्विसेज को देता है। तो उसमें क्या आ जाएगा? मनी ऑर्डर सर्विस आ जाएगा। 1 मिनट में आपको पेज नंबर ही सीधे बता रही हूं कि आप सीधे वहां पे जाइए और आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। हाँ, अगर आप देखिएगा कि भाई कौन कौन सी खिदमत ये देता है, तो पोस्टल ऑर्डर भी देता है और मनी ऑर्डर भी देता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, और इनके बारे में डिटेल से आप लिख सकते हो। आपको पेज नंबर 130 और 31 में इसका आंसर मिल जाएगा। पेज नंबर 130 और 131 देखा आप लोगों ने? ठीक है, अब अगर कोई इसका आंसर नहीं लिखना चाहता है और वो चाहता है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग पूरी तरह से मुख्तलिफ है, आप इस बात से मुत्फिक हैं, तो इसके लिए आपको देखना है चैप्टर 11, है ना। यहाँ पे बोला है चैप्टर 11 देखिए, और चैप्टर 11 में आप लोग अगर आते हो पेज नंबर 199, 199 पेज नंबर निकालो, है ना। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आउटसोर्सिंग क्या होता है
है ना। यहाँ पे बात कर रहा है उसके बाद दो टाइप्स के आउटसोर्सिंग की, एक है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग जिसको कहा जाता है बीपीओ, और एक है केपीओ नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, है ना। तो सबसे पहले आउटसोर्स क्या है, यानी अपने काम को, कंप्लीट काम को खुद ना करके अपने काम में किसी की मदद लेना, यानी अपना काम करने के लिए किसी और को भी अलाउट कर देना कि आप ये काम कर दो। जैसे घर में अगर हम मिसाल दें तो अगर मम्मी सारा काम करती है तो वो एक अकेले सारा काम नहीं करती, पूरे घर के लोगों को एंगेज कर देती है। जो घर में बड़ी बहन होती है उसे कहती है तुम बर्तन धुलना, जो छोटी होती है उसे कहते हैं तुम झाड़ू लगा के मेरी हेल्प कर दो, है ना। कहते हैं ना कि हेल्पिंग हैंड्स बनो, मदद करो। तो ठीक इसी तरह जब कोई बिजनेस में क्या करते हैं, अपने काम को, जो छोटे छोटे काम है वो सारे काम वो खुद ही क्यों करें, इसके लिए वो ठेका देते हैं, है ना। काम अलाउट करते हैं कि भाई आप आओ, टेंडर निकालते हैं वो, और फिर उनके काम को करके उन्हें दो। तो ये कहलाता है आउटसोर्सिंग, और ये काम अब बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। बाहर की कंट्रीज जो हैं वो ज्यादातर अपना काम दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज से, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ज्यादातर अपना काम डेवलपिंग कंट्रीज से करवाती हैं कि भाई आप ये सारे छोटे छोटे काम कर दो, मैं बड़े बड़े काम करने के लिए बैठा हूं ना। तो ये आउटसोर्सिंग कहलाता है। जैसे बहुत सारे दूसरी मुल्कों के कॉल सेंटर इंडिया में है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग का काम यहाँ पे होता है और फिर जाकर के असेंबल कहीं और हो जाता है ना। तो ये आउटसोर्सिंग कहलाता है। अब चूंकि नाम से ही देखिए क्या है, एक नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, इसको कहा जाता है केपीओ, और दूसरा है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग बीपीओ। तो भाई ये मुख्तलिफ है, तो हाँ बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तो नाम से ही आ रहा है कि ये बिजनेस प्रोसेसिंग है, और वो उस पे किस पे इन्फ्लुएंस दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंस किस पे दिया जा रहा है, नॉलेज पे, जानकारी पे, यानी उसके लिए स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, एक्सपर्टीज की जरूरत है। अगर आप यहाँ पर आते हो पेज नंबर 199 199 में, वहां पे लिखा ही हुआ है केपीओ और बीपीओ में फर्क। और सबसे पहला क्या चीज लिखा हुआ है भाई कि केपीओ मुअस्सर तालीम के साथ महारत की जरूरत है ना। केपीओ में एजुकेशन तो चाहिए, उसके साथ साथ उसमें एक्सपर्टीज भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए। निहायत इंतहाई हुनरमंद और कारोबारी अफराद ही होते हैं जो केपीओ का काम कर सकते हैं। और जबकि बीपीओ क्या है कि ये जो छोटे मोटे काम होते हैं उसको अलाउट कर दिए जाते हैं, वो कहा जाता है बीपीओ में। बीपीओ में मेहनत का तकाजा जो है वो ज्यादा होता है, ज्यादा मेहनत का काम करते हैं फिजिकली, वो बीपीओ को अलाउट किया जाता है। और जो मेंटली मेहनत की जरूरत होती है, जिसमें दिमाग की ज्यादा जरूरत होती है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की ज्यादा जरूरत होती है, वो केपीओ में आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि अब बीपीओ में क्या क्या एग्जांपल दिया हुआ है, कस्टमर केयर, है ना, वॉइस प्रोसेस, टेलीमार्केटिंग, सेल्स, ये सब बीपीओ में आते हैं। और जबकि केपीओ में कानूनी खिदमत, है ना, बाजार को, रिसर्च, ये सब काम दिया जाता है केपीओ को। ठीक है, तो ये जो आपका पेज नंबर 199 है, इसमें आपको पूरा लिखा हुआ है। लेकिन आप लिखोगे कैसे, आप सबसे पहले लिखोगे भाई कि आउटसोर्सिंग क्या है, उसके बाद आप इंट्रोडक्शन दे दोगे कि बीपीओ क्या है, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। उसके बाद आप एक डिफिनेशन दे दोगे कि नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग क्या है, केपीओ, और उसके बाद दोनों में आप फर्क लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो केपीओ है उसमें ज्यादा मेहनत, खास महारत की जरूरत होती है, जबकि बीपीओ में खिदमत फराहम किया जाता है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें भी किसी एक का सवाल का जवाब देना है। क्या है, सभी कारोबारी इरादे खरीदो फरोख्त में लगे हुए हैं। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि बिजनेस में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग, खरीदो फरोख्त का ही काम चलता रहता है। फरोख्तकारी के जज्ब के तौर पर ऑर्डर की तकमील करने के बाद
कदमों की जरूरत होती है। जब कभी भी आप किसी भी सामान का ऑर्डर देते हो, खरीदारी कंफर्म कर दिया कि मुझे ये चीज लेनी है, तो उसके बाद क्या क्या काम शुरू होते हैं। तो जैसे ही खरीदारी का ऑर्डर आता है, सामान यानी कस्टमर ने उस सामान को, उस प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर दिया कि भाई अब उसे खरीदना है। अब जब आप उसे खरीदते हो उसके बाद क्या होता है भाई, कंफर्मेशन किया जाता है कि भाई आपका ऑर्डर यही है, आपने जो सामान खरीदा उसका साइज यही है, इसी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदा है, इतना ही, जो भी आपने चाहे कपड़े खरीदे हैं तो उसका साइज है, दूसरे सामान खरीदे हैं तो उसकी क्वांटिटी है कि आपने इतना ही लिया है, ये आप देखते हो। उसके बाद फिर आप क्या काम आता है, तो सबसे पहले तो आ गया आपका ऑर्डर की तस्दीक, है ना। जैसे ही आप कोई भी खरीदो फरोख्त का काम में शुरू होता है, जैसे ही फरोख्तकारी का स्टार्ट हुआ उसके बाद क्या पहला होगा कि ऑर्डर की तस्दीक की जाएगी। सबसे पहली चीज है ना कि आपने जो ऑर्डर किया है वो यही चीज है। उसके बाद आपका आएगा बिल कि भाई आप जो भी सामान ले रहे हो उसकी कीमत इतनी है, उसमें इतना % टैक्स लगेगा या फिर जो भी चार्जेस लगेंगे। जैसे अगर हम लोग होटल में जाते हैं, किसी भी सामान को ऑर्डर करते हैं तो हम लोग देखते हैं ना भाई, अच्छा ये जो सामान है इसको हम ऑर्डर कर रहे हैं, इसमें इसकी कीमत इतनी है, जो भी सामान आएगा उसके बाद उसमें टैक्स भी चार्जेस किए जाएंगे, तो वो सारी चीजें। उसके बाद फिर आप क्या देखा जाएगा कि माल अब तैयार हो गया, अब उसकी पैकिंग होगी, है ना। ये जो बेसिकली मैं सारे स्टेप्स बता रही हूं, अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होगे तो ये सारी चीजें आपको दिखाता है। जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हो, है ना, अपने कार्ट में ऐड करते हो, उसके बाद आ जाता है कि आप कंटिन्यू कर रहे हो या फिर आप ऑर्डर कर रहे हो। अगर आप ऑर्डर करते हो तो फिर आ जाता है आपको पेमेंट कैसे करनी है ना। पैकेजिंग स्टार्ट हो गई अब आपको पेमेंट कैसे करनी है। उसके बाद आपका बिल आ गया, आपको जो डिस्काउंट मिला वो लिखा जाएगा, आपको जो टैक्स चार्ज हुआ वो लिखा जाएगा। उसके बाद भाई आपका जो शिपमेंट है कि आपको कितने टाइम में ये सामान पहुंच जाएगा। हो सकता है आपको कल ही ये सामान डिलीवर हो जाए या फिर आपको 1 वीक लगेगा इसकी डिलीवरी में। उसके बाद भाई आप पेमेंट कैसे करना चाहते हो, कैश ऑन डिलीवरी या फिर इंस्टेंट पेमेंट ऑनलाइन, ठीक है, आप ये सब कर लेते हो। उसके बाद जब प्रोडक्ट आपके हाथों में पहुंच जाता है उसके बाद भी आपका फॉलो अप लिया जाता है कि कस्टमर्स का फॉलो अप क्या है। कस्टमर्स को ये चीज पसंद आई, ठीक है, नहीं पसंद आई, क्या कस्टमर उस प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहता है, एक्सचेंज करना चाहता है, साइज का कोई इश्यू है या फिर वो किसी तरह का रिव्यू देना चाहता है, ये सारे स्टेप्स आते हैं। किसी भी ऑर्डर की तामील करने के बाद कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला स्टेप है ऑर्डर की तस्दीक, दूसरा है बिल का अज्जा, तीसरा है माल की तैयारी और पैकिंग, चौथा है शिपमेंट और पांचवा है अदायगी की वसूली कि आप कैसे पेमेंट कर रहे हो, और फिर लास्ट क्या है कस्टमर का फॉलो अप कि कस्टमर क्या रिव्यू दे रहा है, कुछ कंप्लेन है उसको, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब अगर क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि एक कामयाब सेल्समैन बनने के लिए सिर्फ निजी और ज़हनी खूबियां ही काफी हैं? अपनी जवाब की तायीद में असबाब बताइए। सबक 16 देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसके लिए आप देखिएगा पेज नंबर 285-86। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेल्समैन बनने के लिए जो खुसूसियात हैं उनके बारे में मेनली डिस्कस है। तो 285 में लिखा हुआ है कि जाती फरोख्तगी में मसरूफ फरोख्तकारों की सिफात, कि भाई जो फरोख्तकार होते हैं उनमें कौन कौन सी सिफात होनी चाहिए, कौन कौन सी खूबियां उसमें होनी चाहिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 के ऊपर पॉइंट किया हुआ है कि जो सेल्समैन होते हैं उनके अंदर सिर्फ निजी और ज़हनी खूबियां होनी चाहिए। क्या ये सही है? तो नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इन्हीं दोनों खूबियों से वो क्या ही कर सकते हैं, जब तक उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होगी। अगर आप मूव ऑन करते हैं उसके बाद वाले पेज में, पेज नंबर 286 में, तो आप देखिएगा कि उसमें कौन कौन सी खूबी है। तो क्या क्या खूबी है? जिस्मानी खूबी है, ज़हनी खूबी है,
किरदार में दयानतदारी है, माल और कंपनी के बारे में मालूमात है, अच्छा बर्ताव है और तरगीब की लियाकत है। इन सब खूबियों का भी होना एक सेल्समैन में बहुत जरूरी है, तभी वो सेल्समैन अच्छा सेल्समैन बन सकता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले तो यही लिखोगे कि सेल्समैन की खूबियां क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि क्या आप इस बात से मुत्फिक हैं कि सिर्फ ये दोनों खूबियां होनी चाहिए? तो नहीं, मैं इस बात से मुत्फिक नहीं हूं। मैं इनकार करती हूं कि भाई सेल्समैन में सिर्फ यही खूबियां नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन खूबियों के अलावा सेल्समैन में और भी दीगर खूबियां हैं या होनी चाहिए, और ये सारे को आप लिख सकते हो। इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो कि उनमें कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, उनको अपनी बातों में लुभाना आना चाहिए, तभी वो एक अच्छा सेल्समैन हो सकता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ए पार्ट इसका कि सामान खरीदने का एक आसान तरीका होने के बावजूद सारिफीन के जरिए टेली शॉपिंग का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, क्यों? आखिर इसका रीजन क्या है कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग, टेलीफोनिक शॉपिंग बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन फिर भी लोग अवॉइड करते हैं, नजरअंदाज करते हैं टेली शॉपिंग को। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है, सबसे बड़ी चीज, कि अगर आप टेली शॉपिंग करते हो तो आप ये नहीं देख सकते कि वो चीज की क्वालिटी कैसी है। जैसे अगर आपको शॉपिंग करना है कपड़े की, है ना, अगर आप कपड़े का फैब्रिक ही नहीं देख पाए कि उसका फैब्रिक कैसा है, आप कैसे सेटिस्फाई ही नहीं होगा। उसकी क्वालिटी को लेकर के लोग शॉपिंग नहीं कर पाते हैं, लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बहुत बार क्या होता है कि जब हम लोग सामान ऑर्डर करते हैं उससे उलट ही सामान आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे फेक साइट्स भी अवेलेबल हैं जो कि सही और अच्छी चीजें हम तक नहीं पहुंचाते हैं। तो इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है टेली शॉपिंग में, इसलिए लोग टेली शॉपिंग कम करते हैं। प्रोडक्ट को जांचने का तरीका नहीं होता, जो लिखा है इस प्रोडक्ट के बारे में हमें सिर्फ उसकी वही मालूमात पता होती है। इस वजह से भी हम टेली शॉपिंग करना अवॉइड करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। उसके बाद क्या है? कीमत का मसला होता है कि भाई जरूरी नहीं कि हर सामान और हर चीज टेली शॉपिंग के थ्रू सस्ती मिल जाती है ना। उसके साथ साथ क्या, वक्त पर जरूरी नहीं कि सामान मिल जाए। अभी मुझे चाहिए और अभी हम टेली शॉपिंग के थ्रू नहीं बल्कि फिजिकल मोड में, ट्रेडिशनल वे में जाकर ही सामान को खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला है वो है अजाफी चार्जेस का। क्या होता है कि जब हम टेली शॉपिंग करते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट फिक्स होता है कि आप मिनिमम इतने का सामान खरीदोगे तो आपकी फ्री डिलीवरी होगी। अगर आप उससे 2 रुपए 1 रुपए भी कम सामान खरीदते हो तो आपको चार्जेस लग जाएंगे ना, आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। पे करने के भी चार्जेस लग जाएंगे कि भाई आप यहां आकर के आपका जो सामान डिलीवर किया जा रहा है, अगर वो सामान 400 का है तो आपको 450 पे करना है। उसके बाद क्या है कि जब सामान आ गया तो पता चल रहा है भाई साइज सही नहीं है, अब फिर से आप उसको कंप्लेंट डालते हो तो बहुत टाइम लगता है रिटर्न करने में या एक्सचेंज करने में। आपके पास फिर से वो आएगा, आपका सामान ले जाएगा, फिर ला करके वापस देगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल वे में शॉपिंग करते हो, आप घर लेकर के आए, ड्रेस या सामान को पहन के देख लिया, सही फिटिंग नहीं आ रही, आप फिर से ले जाकर उसे बोल सकते हो भाई आप इसे एक्सचेंज कर दो। तो ये क्विक काम होता है। तो लोग क्यों अवॉइड करते हैं? हालांकि टेली शॉपिंग बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा तरीका है, लेकिन लोग इसे क्यों अवॉइड करते हैं? सबसे पहली बात, लोगों को एतमाद का कमी होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता सामान के ऊपर। दूसरी बात यह है कि प्रोडक्ट को जांचने का मौका नहीं मिलता। तीसरी बात बताई मैंने, कीमत का मसला होता है। चौथी बात, अजाफी चार्जेस जो टैक्स के नाम पे वो लेते हैं। उसके बाद लास्ट क्या है इसका कि भाई रिटर्न करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बिस्किट कंपनी 500 ग्राम पैक के साथ 250 ग्राम बिस्किट मुफ्त में दे रही है, फरोख्त को बढ़ाने की इस तकनीक का नाम बताइए। इस स्कीम का एक खास मकसद क्या है ये बताइए, और इसके अलावा फरोख्त बढ़ाने के लिए 2 मजीद स्कीमों की वजाहत कीजिए। और इसके लिए तो भाई ये क्या है, आप लोग भी सामान खरीदते होंगे तो आपने देखा होगा, एक में बड़ा पैक खरीदो छोटा पैक फ्री। अभी जो है बहुत ज्यादा ट्रेंड में अभी चल रहा है, अभी बहुत ज्यादा ये बेला वीटा नाम की एक कंपनी है जो एक परफ्यूम जिसकी कीमत 999 रुपए थी, उसमें वो क्या करी है कि भाई एक परफ्यूम के नाम पे 6 परफ्यूम दे रही है, ठीक है, 5 छोटा पैक अलग अलग फ्लेवर का उस एक परफ्यूम के साथ, और उसके बाद बॉडी वॉश और फिर एक छोटा सनस्क्रीन और एक छोटा एक अलग, ठीक है, परफ्यूम दे रही है कि आप इसे यूज करो। तो ये क्यों दे रही है भाई, जबकि कीमत तो वही है, एक परफ्यूम अगर उसके लेने जाओ तो उसकी कीमत है 999 रुपए, लेकिन अभी वो ऑफर कर रही है कि आपके पास भाई ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, आप इसको खरीदिए और आपको एक परफ्यूम की जगह 6 परफ्यूम मिलेंगे, और इसके साथ साथ आपको बॉडी वॉश, सनस्क्रीन और फिर एक और छोटा हनीऊद का परफ्यूम मुफ्त में मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये सब डिफरेंट हर्बे हैं, तरीके हैं जो सेल को प्रमोट करते हैं कि लोग आएंगे उस सामान को खरीदेंगे कि भाई जो मैं एक चीज खरीदती हूँ उसमें इतनी सारी चीजें मिल रही, तो मैं क्यों ना उसे खरीदूं। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि एक बिस्किट कंपनी है जो आधा किलो के बिस्किट में एक पाव 250 ग्राम बिस्किट फ्री दे रही है, यानी आप जो कीमत जैसे 50 रुपए पे कर रहे थे आधा किलो का कीमत सामान खरीदने में, तो आप अगर 750 ग्राम उसको खरीदते तो 75 रुपए देने होते, जबकि आपको 50 रुपए में वो 750 ग्राम बिस्किट फ्री दे रहा है। जैसे हम लोग जाते हैं ना, पत्ती के साथ छोटा सैशे फ्री, शैम्पू के साथ छोटा सैशे फ्री, है ना, अभी ठंडी का टाइम है तो कोल्ड क्रीम के साथ या बॉडी लोशन के साथ छोटा बॉडी लोशन फ्री देता है ना। तो ये जो है ये कौन से हर्बे हैं, ये कौन सा, ये जो सेल्स प्रमोशन का कौन सा तरीका है, तो ये तरीका है आपका प्रीमियम या बोनस की शक्ल में चीज देना। अगर आप जा रहे हो पेज नंबर 280 निकालते हो, उसमें लिखा हुआ है सेल्समैन के हर्बे, उसमें पेज नंबर 80 जाओ, दूसरा पॉइंट जो है प्रीमियम या बोनस की शक्ल में चीज देना। तो उसमें क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 200 ग्राम टूथपेस्ट के साथ एक टूथब्रश फ्री, ये इस तरह का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि ये जो सेल्स प्रमोशन की स्कीम है उस स्कीम का नाम क्या है। तो ये जो स्कीम है कि 500 ग्राम बिस्किट के साथ 250 ग्राम बिस्किट मुफ्त मिल रही है, ये स्कीम है प्रीमियम या बोनस की शक्ल में चीज देना, है ना। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी, बेला वीटा का एग्जांपल दिया कि वो कैसे परफ्यूम्स को फ्री में दे रहा है, तो वैसे ही इसका एग्जांपल है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इस स्कीम का एक खास मकसद क्या है। पहला तो इसका आंसर हो गया कि इस स्कीम कौन सी स्कीम है, ये स्कीम है प्रीमियम या बोनस की शक्ल में चीज देना। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या है, इस स्कीम का मकसद क्या है। इस स्कीम का मकसद क्या है कि लोग आए और उनके सामान की ज्यादा से ज्यादा फरोख्त हो, ये इसका मकसद है। ये दूसरा आंसर हुआ, इसमें 3 आंसर इसमें छुपे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, इसके अलावा ये जो हम लोग डिस्कस किए कि प्रीमियम या बोनस में चीज देना, इसके अलावा किसी 2 स्कीमों को बताइए। सिर्फ नाम ही नहीं लिखना है बल्कि एक्सप्लेन भी करना है, वजाहत भी करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको पेज नंबर 280, 81 और 82 में भी एक है। टोटल आपको 9 हर्बे 9 स्कीमें बताई गई हैं जो सेल्स प्रमोशन में इस्तेमाल की जाती हैं, सेल्समैन के थ्रू या बिजनेसमैन के थ्रू। तो आप उनमें से किसी को भी 2 लिखो और उसको एक्सप्लेन कर दो। जैसे मुफ्त नमूने, है ना, क्या है भाई कि क्या है, अभी जो एग्जांपल मैंने दिया बेला वीटा का, वो परफ्यूम के साथ बॉडी वॉश जो है वो फ्री दे रही है।
तो ये मुफ्त नमूना दे रही है ना कि आप उसको इस्तेमाल करो, आपको अच्छा लगेगा, फिर आप उसको खरीदोगे। नमूनों की तकसीम का मकसद क्या है? नई चीजों के इस्तेमाल के लिए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना और फिर उन्हें अपना गाहक बनाना। सबसे बड़ी चीज यही होती है, गाहक बनाना, कि भाई जितने भी कस्टमर्स हैं वो हमारी चीजों को खरीदें। जितना हमारी चीजें बिक्री होंगी उतना ज्यादा हमें फायदा होगा। आप एक ये लिख सकते हो, आप एक ये लिख सकते हो, तबादला स्कीम, एक्सचेंज ऑफर आता है ना, पुराना वॉशिंग मशीन लाइए, नया ले जाइए, पुराना गैस चूल्हा लाइए और नया ले जाइए, ऑफर आता है ना, बम्पर ऑफर है, पुराना लाओ नया ले जाओ, पुरानी टीवी लाइए नई टीवी ले जाइए। ये सारे ऑफर्स जो आते हैं यही तबादला स्कीम है। ठीक है, तो ये आप दो, इन 9 में से एक आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल, उसका स्कीम बता दिए, उसका मकसद बता दिए, और इसके अलावा आप 8 में से किसी भी 2 को लिखकर एक्सप्लेन कर सकते हो। ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट दिए गए हैं और उन प्रोजेक्ट में से किसी एक प्रोजेक्ट को आपको बनाना है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है। अब भाई प्रोजेक्ट बनाने का तरीका अलग होता है, क्वेश्चन के आंसर्स लिखने के जैसा प्रोजेक्ट बनाने का तरीका नहीं होता। कोई भी जब प्रोजेक्ट दिया जाता है, आपको प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है, तो सबसे पहले आप उसका ओवरव्यू लिखते हैं कि भाई वो है क्या, किस चीज का प्रोजेक्ट बनाने के बारे में बोला गया है। उसके बाद उस प्रोजेक्ट के जो भी चीजें हैं उनके बारे में डिटेल से लिखने के बाद लास्ट में एक कंक्लूजन देना पड़ता है ना, कि खुलासा आप दीजिए कि आप क्यों किए या इस प्रोजेक्ट को करने के बाद क्या नतीजा निकला। ये चीज आपको लिखना पड़ता है। तो पहला क्या है, जो प्रोजेक्ट है 2 में से एक बनाना है। पहला प्रोजेक्ट है सामानों को या तो निजी के तौर पर मुआयना करके या जांच किए गए नमूने या पैटर्न की बुनियाद पर या तफसील या ब्रांड नाम की बुनियाद पर खरीदा जा सकता है। फरोख्त के तरीकों में किराया, खरीद की बुनियाद पर फरोख्त शामिल है। ये आपको दिया गया है। ये प्रोजेक्ट चैप्टर 12 से है, आप इसका ले सकते हो एग्जाम्पल। चैप्टर 12 जो है वो है आपका खरीदो फरोख्त, है ना। इसमें आपको क्या कह रहा है कि भाई सामानों को, कोई भी सामान आप खरीदते हो या लेते हो तो निजी तौर पर या तो आप उस सामान को खुद देखकर सामान का कलेक्शन कीजिए और उसके बाद अपने से इसको बनाइए, या फिर कह रहा है कि जो नमूने या पैटर्न दिए गए हैं उनकी बुनियाद पर आप तफसील से किसी भी ब्रांड का नाम, आप किसी भी सामान को कैसे खरीदते हो, कोई नई चीज आप डायरेक्ट खरीद लेते हो? नहीं, जिसका नाम है भाई मैं उसी को खरीदूंगा जिसको मैं जानता हूं, है ना। तो आप इस सामान को खरीदते हो तो भाई इसके लिए आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा कि इसमें जो है आपको मेनली पूछा क्या गया है, सेल के तरीके। तो आपने हेडिंग क्या डाल दिया, उन्वान क्या डाल दिया इस प्रोजेक्ट का, सेल्स के तरीके। और उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि सेल्स के तरीके क्या है, कि भाई आप लिख सकते हैं कि सामान की जो खरीदार है या खरीदो फरोख्त मुख्तलिफ तरीके से हो सकती है। उसकी पसंद, जो भी खरीद रहा है कस्टमर या फिर सारिफ, उसकी पसंद के ऊपर, उसकी मसनूआत, जो भी वो सामान खरीद रहा है उसकी नौइयत क्या है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है किसी भी सामान को कोई क्यों खरीदना चाहता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो है एक लचक पैदा करता है खरीदारों और कारोबारियों के दरमियान। कुछ आम तरीके हैं जिनके तहत सामान खरीदा जाता है। ये क्या है, जाती तौर पर इंस्पेक्शन, है ना, जो यहाँ पे ये निजी तौर पर मुआयना, जाती तौर पर इंस्पेक्शन करके, यानी हम जाते हैं उस सामान को देखते हैं, उस सामान की डिटेल पढ़ते हैं, उसके बाद उस सामान को खरीदते हैं। या फिर नमूना या पैटर्न की बुनियाद पर खरीदारी, जो हम लोगों को नमूने दिए जाते हैं ना, या फिर जो मुफ्त नमूने दिए जाते हैं, जो मैंने सेल्स प्रमोशन के बारे में बताया था ना कि एक दिया जाता है कि आप उसको इस्तेमाल करके देखो, उसकी बुनियाद पर। या फिर ब्रांड,
कोई भी ब्रांड है उसके नाम पर आपको सामान दे दिया जाता है, आप उसके सामान पर खरीदते हो। तो अब ये क्या है, अब आप लिखोगे सेल्स के तरीके। अब ये जो यहाँ पे है ना, यही सारे सेल्स के तरीके। सबसे पहला तो यही आप लिखोगे, जाती तौर पर इंस्पेक्शन, निजी तौर पर मुआयना करके सामान की खरीद, आप ये लिखोगे। उसके बाद आप ये लिख सकते हो कि भाई सबसे पहले तो दुकान में जा करके उस सामान को उठा करके उसको देखता है, उसके बारे में हर चीज कि उसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट हैं, कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, उसके अकॉर्डिंग उस सामान को, उसकी डिजाइन क्या है, उसकी पैकिंग क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका पैसा कीमत क्या है, इन सब चीजों को देखने के बाद उसका सामान अगर हम खरीदते हैं तो ये जाती तौर पर इंस्पेक्शन होगा। उसके बाद नमूना या पैटर्न पर मबनी सेल, तो ये क्या है कि ये जो है कि मुआयना करता है कि जो भी दिया जाता है, कि चाहे थोक मार्केट में आप ये जनरली थोक व्यापारी जो होते हैं उनके साथ ये चीज होती है कि वो मुआयना नहीं कर पाते हैं और वो सारी चीजों का पहले सैंपल लेते हैं, उस सैंपल के पास उनके पास आता है, उसके बाद वो देखते हैं कि सैंपल यानी जो नमूना है उसको वो लोग अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कितने लोग उसको पसंद करते हैं। सैंपल पहले वो देते हैं, सैंपल अगर उन्हें पसंद आता है तो फिर वो उस सामान को खरीदते हैं। ठीक इसी तरह जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो वो जो प्रोडक्शन होता है, जैसे अभी आया क्रिसमस, है ना, तो वो क्रिसमस के टाइम पे जो भी चीजें बन रही हैं तो पहले उसका डिजाइन वो चेक करते हैं, उसके बाद वो उस कंपनी जो है जो चीजें बेचती है वो उसको अलाउट करती है कि भाई ठीक है, आपका ये जो सैंपल है ना, ये डिजाइन्स मुझे पसंद आए हैं, अब इसको कौन कौन से साइज में चाहिए वो साइज वो बताते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोडक्शन होती है। तो सैंपल इस तरह से दिया जाता है। उसके बाद तफसील की बुनियाद पर सेल, डिटेल इंफॉर्मेशन पता चल जाती है और उसके बाद फिर उसका सेल होता है। अब ये सारा ये कैसे तफसील कैसे प्रोवाइड किया जाता है, डिफरेंट तरह के एडवर्टाइजिंग के थ्रू, इश्तेहारात के जरिए वो लोगों को मालूमात फराहम करते हैं, मालूमात उस चीज को, मालूमात से वो सारी बातें उन तक पहुंचती हैं कस्टमर्स तक और उसके बाद वो सामान को खरीदते हैं। उसके बाद और क्या है, लास्ट वाला ब्रांड के नाम पर, है ना, ब्रांड के नाम पर भी बहुत ही आम तरीका है ये लोग कि किसी भी चीज का ब्रांड है, उसका नाम है तो लोग उसके सामान को खरीद लेते हैं। या फिर हायर परचेज, हायर परचेज जो है मोस्टली जो है वो क्या होता है कि जो हम लोग लेते हैं ईएमआई बेसिस पे सामान, जब तक उस सामान की फुल्ली अदायगी नहीं हो जाती तब तक उस पर मालिकाना हक हासिल नहीं होता। जैसे लोग गाड़ी खरीदते हैं ईएमआई पे लेते हैं, पूरा एक बार पेमेंट करके नहीं ले पाते, या फिर घर खरीदते हैं, या फिर घर की दीगर चीजों को भी आजकल छोटी छोटी चीजों पर भी ईएमआई मिलने लगा। अब इन सब के बारे में लिखने के बाद आप ये लिखोगे कि इसका कंक्लूजन क्या है, नतीजा क्या है। भाई आप यही लिखोगे कि अलग अलग तरह के जो सेल्स के तरीके हैं ये सब के अलग अलग फायदे हैं। अब भाई कौन सा तरीका कौन इस्तेमाल कर रहा है वो उस सामान की नौयत या वो कितनी मिकदार में उस सामान को खरीद रहा है उसके ऊपर मुनहसर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कि ये सारी चीजें आप लिख दोगे तो ये आपका एक बन जाएगा प्रोजेक्ट। अगर आप इस प्रोजेक्ट को नहीं बनाना चाहते तो आपके पास एक और ऑप्शन है, दूसरा प्रोजेक्ट। वो क्या है, किन्हीं 4 अशिया की फहरिस्त बनाइए जो एक खास मौसम में पैदा होती हैं लेकिन पूरे साल इस्तेमाल की जाती हैं और इन अशिया का जखीरा करने के लिए गोदामकारी की जरूरत और अहमियत पर बहस कीजिए। सबसे पहली चीज इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं वो आप देखिए। सबसे पहली चीज बताया कि आप 4 चीजों को बताना है जो साल भर पैदा नहीं होता बल्कि किसी एक खास मौसम में पैदा होता है। जैसे अभी ठंडी का टाइम है ना, अभी ठंडी का टाइम है तो जो लोग देही इलाके से होंगे उन्हें पता होगा कि अभी के मौसम में किस चीज की खेती की जाती। तो अभी के मौसम में गेहूं लगता है ना, गेहूं की खेती अभी होती है, उसमें सरसों भी लगाया जाता है बहुत जगहों पे, ठीक है। फिर अभी इससे पहले जो खेती खत्म हुई यानी बरसात के टाइम पे तो वो खेती होती है चावल की ना। तो जो बहुत सारे अनाज हैं उनकी खेती किसी खास मौसम में ही होती है, लेकिन ये चावल और गेहूं ये 2 चीजें ऐसी हैं जो पूरे साल मिलती रहती हैं। अगर इनका शॉर्टेज हो जाए तो सोचो हम खाएंगे क्या। हम जो भी चीजें खाते हैं वो या तो चावल की बनी होती है या तो गेहूं की बनी होती है ना, आटे की होती है। तो यहाँ पे ये चीज बता रहा है, आपको 4 चीजों के बारे में बता रहा है। मैंने अभी एग्जाम्पल आपको 2 ही चीजों का दिया, यहाँ पे आपको 4 चीजों का एग्जाम्पल पूछा है जो एक खास मौसम में पैदा होती है, हमेशा पैदा नहीं होती।
लेकिन पूरे साल इस्तेमाल की जाती हैं और इनका इस्तेमाल पूरे साल हर साल चलता है। तो भाई ये कैसे मुमकिन है? तो ये जो हम लोग पहला दूसरा क्वेश्चन पढ़े थे, वेयर हाउसिंग, गोदामकारी, तो यहाँ पे तो ये चीजें सिर्फ आपको फहरिस्त बनाना है, इनलिस्ट कर दिया आपने कि ये चीजें हैं जिनकी खेती ये सब मौसम में होती है। और उसके बाद आपने क्या किया, अब आपको मेनली जो प्रोजेक्ट पे काम करना है वो है वेयर हाउसिंग पे, है ना। चैप्टर 6 है वेयर हाउसिंग या 8, शायद चैप्टर 6 है वेयर हाउसिंग, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। 6 और 8 में कंफ्यूजन है मुझे। तो वेयर हाउसिंग में यहाँ सबक 21 दिया हुआ, ठीक है। तो वेयर हाउसिंग की आखिर जरूरत क्यों है और उसकी अहमियत क्या है, इस पर आपको बात करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक ओवरव्यू देंगे भाई कि इस प्रोजेक्ट को बनाने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट का नाम है मौसमी अशिया, यानी मौसमी सामान की जखीरा और वेयर हाउसिंग की अहमियत, मौसमी अशिया का जखीरा और गोदामकारी की अहमियत, यह है आपका उन्वान, मौजू जिसपे आपको काम करना है, प्रोजेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा कि मौसमी अशिया के बारे में लिखिएगा। मौसमी अशिया क्या है? तो भाई मौसमी अशिया वो सारी चीजें हैं जो एक खास मौसम में ही पैदा होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जिनका इस्तेमाल कब होता है, साल चलता रहता है, सारे साल चलता रहता है, पूरे साल इसका इस्तेमाल होता है। तो भाई इसके लिए क्या होता है, इसके को जो भी चीजें प्रोडक्शन में आती हैं, जो इन चीजों की भी पैदावार होती है, उनको हम लोग जखीरा अंदोज करते हैं और उन जखीरा अंदोजी के लिए गोदामकारी की जरूरत होती है। और गोदाम यानी वेयर हाउसिंग में वो सारी चीजें जो पैदा हुई हैं उनको स्टोर कर दिया जाता है और वक्तन फवक्तन जरूरत के मुताबिक उन चीजों को निकाला जाता है। ये देखिए इसी तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पे यही चीज अभी मैंने बताया आपको कि क्या है भाई, सामान का जखीरा किया जाता है और पूरे साल तक दस्तयाब रहती हैं और जब जरूरत पड़ती है वो निकाली जाती हैं। अब वो 4 अशिया कोई सी भी हो सकती है, आप कुछ भी लिख सकते हो जो साल भर जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको आटा और चावल का, अभी यहाँ पे दिया है आलू, है ना। अब यहाँ पे आलू, भाई ऐसा कोई सा भी चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है घर में, तो क्या बनाए, आलू, है ना। किसी भी चीज में मिला दो ये बन जाता है, अकेले भी बन जाता है, किसी चीज में भी मिला दो तो भी बन जाता है ना। तो ये एक आलू ऐसी चीज है जो साल भर लोग खाते हैं, लेकिन इसकी पैदावार कब होती है, सर्दियों में ज्यादा होती है और फिर वो मुख्तलिफ खानों में इसका इस्तेमाल होता है। तो वेयर हाउसिंग की मदद से ही आलू का जखीरा किया जाता है और पूरे साल दस्तयाब रखा जाता है। उसके बाद है सेब। सेब मौसम खजा में पैदा होता है, लेकिन भाई हमें सालों भर मिलता रहता है ना। उसके बाद है गुंदुम और चावल, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिया था। अब ये तो हो गया कि ये 4 चीजें हैं जिनकी बताया गया क्वेश्चन में। अब फिर इनको ध्यान में रखते हुए बात किस पे करना है हमें, वेयर हाउसिंग की, गोदामकारी की, कि आखिर उसकी जरूरत और उसकी अहमियत क्या है। तो भाई वेयर हाउसिंग की जरूरत और अहमियत, फिर हेडिंग आपने डाल दिया, है ना। और उसके बाद आपने लिख दिया कि वेयर हाउसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि सामान को महफूज रखा जाए, उनमें किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना हो, वो ऐसी हालत में मौजूद हो कि हम उसे लाएं और अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सके। अगर हम लोग ऐसे सपोज छोड़ देंगे आटा को, बारिश हो गई खराब हो गया, बारिश का मौसम आता है तो देखते हो घर में आटे भी कम आते हैं, बोलते नहीं इसमें ना कीड़ा लग जाता है। तो इस तरह से वो वेयर हाउसिंग में सेफ रहते हैं। या फिर उसी हिसाब से गेहूं से आटे की पिसाई की जाती है जितना पे खर्चा है, जितनी जरूरत है। तो भाई यहाँ पे यही बता रहा है कि ऐसी जगह है जहां मौसमी अशिया को मतलूबा मुद्दत तक महफूज रखा जा सकता है और सामान के ज़िया को रोका जा सकता है, यानी बर्बाद होने से रोका जा सकता है, कारोबार की फरोख्त की बुनियाद पर मुस्तहकम बनाया जा सकता है और इसके साथ साथ उसकी अहमियत क्या है, मौसमी उतार चढ़ाव से बचाव। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर बारिश का पानी या फिर पानी पड़ जाए आटे में तो वो बर्बाद हो जाता है।
ये हो गया। उसके बाद है रसद का इस्तेहकाम, कि भाई जखीरा करने से उसकी कमी नहीं होती, हमेशा वो अवेलेबल होता है। उसके बाद फराहम की मंसूबाबंदी, कि भाई कहाँ पर कितना जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उस जगह पे उस चीज को पहुंचाया जाता है। और बढ़ती हुई तलब को पूरा करना, कि जहां पर जितनी डिमांड है उन सब की डिमांड को पूरा किया जाए। ये तो इसका हो गया। अब उसके बाद इसका नतीजा, रिजल्ट है ना, रिजल्ट हम लोग, या फिर आप इसकी जगह कंक्लूजन लिख सकते हो कि आप क्या उसका कंक्लूजन है वो क्या है भाई, कि ये सिर्फ ना मौसमी अशिया के लिए जरूरी है बल्कि कारोबार को फायदा भी पहुंचाता है, अशिया की सप्लाई को बेहतर बनाता है, कीमतों में इस्तेहकाम पैदा करता है और कारोबार को अजाफी मुनाफा का मौका फराहम करता है। इस तरह इसकी अहमियत कारोबारी के लिए लाजमी है ताकि मौसमी पैदावार का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके और सबसे बड़ी चीज सारिफीन की जरूरतों को वक्त पर पूरा किया जा सके। यहां होता है आपका TMAN, एक एक हर क्वेश्चन को डिटेल वे में डिस्कस किया गया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस क्वेश्चन के किस पार्ट को लिखते हो अपने असाइनमेंट में और किस अंदाज से किस हुस्न खूबी से लिखते हो कि आपको असाइनमेंट में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिले। मैक्सिमम मार्क्स 20 है। अगर किसी ने अच्छे से नहीं लिखा, खाना पूर्ति कर दी भाई कि असाइनमेंट मिला था मैंने उसे दे दिया, तो हो सकता है उसे 8 ही नंबर मिले। लेकिन किसी ने बहुत ही दिल जमई से बहुत ध्यान से लिखा तो हो सकता है उसे 20 में से 20 नंबर भी मिल जाए, है ना। तो चलिए यहां पे होता है आज का क्लास खत्म। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।